हेलो एवरीवन। आज जो हम नीट के पिछले कई वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे फिजिक्स से, वो टॉपिक हमारी है लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बात किया हुआ था, कल के डिस्कशन में बात किया हुआ था। तो आइए बिना समय को गंवाए हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 2 बॉडीज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग पासेज ओवर अ पुली विच इज़ फ्रिक्शनलेस, राइट। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया भी गया है। तो हमसे पूछ ये रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़, राइट। क्या है ये 2020 परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फिलहाल किसी में पूछा गया हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और उससे पहले भी हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके देख सकते हैं कि अगर ये मोशन करने के लिए फ्री है तो बेसिकली डाउनवर्ड मोशन ही करेगा। यानी अगर डाउनवर्ड में ये मोशन कर रहा है तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो इधर की तरफ आएगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा, 4 किलोग्राम में ये एक्सेलरेशन, इसमें भी ए आ जाएगा, राइट। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए। यानी कि ओवरऑल अगर हम पहले 6 किलोग्राम ब्लॉक की बात करें तो इस पे लगने वाला फोर्स एक ये है जो डाउनवर्ड है, जो कि 6 इंटू जी यानी कि एम जी के कॉन्सेप्ट से इतना हो जाएगा। और स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट होगा, राइट, जो कि फोर्स टी है। और रिजल्टेंटली ये ए इंटू 6 यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, या इसको हम बोल सकते हैं, इसको हटा करके यहाँ पे राइट कर सकते हैं 6 इंटू ए के फोर्स से ये नीचे आ रहा है रिजल्टेंटली। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं कि नेट फोर्स जो है इस पे 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे, इस पे है ना, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है 6A, दिस कैन बी रिटन एज 6G माइनस टी। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरी इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन कितना ही होगा, स्ट्रिंग में टी ही होगा, सेम टेंशन होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है और पुली से केवल अटैच है वो। और इधर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है ये दिस विल बी इज इक्वल टू 4G, राइट, 4G। और ये ए फोर्स ए ना होकर के कितना फोर्स हो जाएगा, ये यहाँ पे 4A फोर्स लगेगा। यानी कि नेट फोर्स उस ब्लॉक पे 4 किलोग्राम वाले पे 4A लग रहा है, और ये फोर्स ए टेंशन से मिला हुआ है, लेकिन टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है, 4G है, राइट। तो ये फोर्सेस हमने राइट कर दिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक्सेलरेशन पता करना है, तो अगर दोनों इक्वेशनों का हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं ना, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा 10A इज इक्वल टू, ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, 6G माइनस 4G कितना हो गया, फिर ये 2G हो गया। तो A की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी, G/5 आ जाएगी, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना इस सिस्टम में जनरेट होगा, G/5 जनरेट हो जाएगा एक्सेलरेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा, ये वाला, सॉरी इस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज G/5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर, राइट। रेडियस कितना है, 1 मीटर है। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1, ये फ्रिक्शन कोफिशियंट है। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। जी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। अगर हम सिलेंड्रिकल के इनर वॉल के डायग्राम को देखें तो मान लो ये इनर वॉल है और इस पे ये ब्लॉक है, राइट। ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 10 किलोग्राम है ना। मास कितना है इसका, 10 kg है, राइट, 10 kg है। अब चूँकि इस पे ये स्लाइड करने की जो टेंडेंसी है डाउनवर्ड है, और वो स्लाइड ना करे तो इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करना चाहिए इस पर। तो फ्रिक्शन फोर्स मैं बोल देता हूँ F। ये लिमिटिंग कंडीशन में कार्य करेगा, और लिमिटिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये मान लो सिलेंडर होता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे सिलेंडर होता, ये इस तरीके से, ये इसका एक्सिस होता है, यहाँ पे एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है, तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा लग रहा था जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अगर इस पर स्यूडो फोर्स की बात हम करें तो इस पर स्यूडो फोर्स जो लगता वो एक प्रकार से वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता। तो यानी कि अगर इस वॉल पे इसका नॉर्मल देखें तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, भाई कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स FC। FC कैन बी रिटन एज, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन N विल बी FC एंड FC कैन बी रिटन एज
यम आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, इस सिलेंडर की रेडियस है ना, सिलेंडर की रेडियस है आर, या फिर जो सर्कुलर पाथ पे, चूँकि इसका जो 10 किलोग्राम ब्लॉक का जो मोशन होगा वो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे होगा ना फिर, ठीक। तो अब जो एफ एल है ये म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इतना लिखा जा सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इतनी चीज़ लिखी जा सकती है। आइए अब तो हमारी सारी समस्या सॉल्व हो गई है। और हाँ, तो इस पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड इसका वेट वर्क कर रहा है, यानी कि mg लग रहा है। तो अगर ये बैलेंस सिचुएशन में है तो ये जो mg है वो किसके इक्वल होना चाहिए, fl के इक्वल होना चाहिए। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो mg विल बी इज इक्वल टू fl म्यू इंटू एन, एन जो हो जाएगा वो एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। एम से एम कैंसिल हो गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं फिर, ओमेगा पूछ रहे हैं कितना है। तो ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज जी अपान म्यू आर, राइट। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट जी अपान म्यू आर। चलो जी की वैल्यू रख देते हैं 10 है, म्यू की वैल्यू 0.1 है और आर की वैल्यू कितनी है, आर 1 मीटर है 1। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 10 रेडियन पर सेकंड। तो इसमें कोई ऑप्शन है इसका, हाँ ये डी वाला है 10 रेडियन पर सेकंड। तो 10 रेडियन पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसकी रोटेटिंग वेलोसिटी हो जाए, एंगुलर स्पीड हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो इतना होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर वी इज़ एक्टेड। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ये मान लो इसका मास यम है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बाई 3 फोर्सेस सोन बाई द वेक्टर ट्रायंगल। ये 3 फोर्स लग रहे हैं इस पे, इस पार्टिकल पे। एक तो लग रहा है आर पी, दूसरा पी क्यू और ये क्यू आर लग रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, तो हमें देखना ये होगा कि इस पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स कितना ये दे पा रहे हैं। तो अगर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखें तो भाई इनको और इनको अगर ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा फिर, है ना, इतना आ जाए, इनको ऐड किया और ये चीज़, मतलब अगर देखें तो इनका जो रिजल्टेंट हो गया तीनों फोर्सेस का वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स है कितना है, वो 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वही बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। तो इसमें ऑप्शन क्या लिख आया है, रिमेन कांस्टेंट ना, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ये भी नीट के 2019 परीक्षा में क्वेश्चन ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी कितनी है, इतनी वेलोसिटी से एयर में मूव कर रही है, सडनली ब्रेक्स इन 2 पीसेज हुज मासेज आर इन द रेशियो 1:5, है ना, इतना है। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी इतना, द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस विल बी, राइट। तो ये क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, यानी एक तरीके से कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। तो कोलिजन का अगर कॉन्सेप्ट ये है तो जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, वही क्या होना चाहिए, इसका फाइनल लीनियर मोमेंटम होना चाहिए। तो फाइनली ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, इस वजह से हम इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि पी आई दिस विल बी इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो P1 प्लस कितना लिख दिया मैंने यहाँ से, P2 लिख दिया ना। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए फिर यहाँ पे। अब मासेज जो है 1:5 के रेशियो में है, तो मैंने टोटल मास मान लिया कितना है, 6 है। टोटल कितना है, 6 m मास है, मान लो टोटल 6 m है। तो 1 m दूसरे पहले का हो जाएगा, 5 m दूसरे का मास हो जाएगा, तब रेशियो हो जाएगा ना 1:5 मास में, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा फिर वो। तो ये इतनी चीज़ है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखें तो इनिशियल मोमेंटम इसका हो जाएगा 6 m 20i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप इज इक्वल टू P1। मान लेते हैं ये 1 है, पहले की वेलोसिटी है। तो 1 जो है मास कितना है, स्मॉलर मास बोल रहा है, तो यानी कि लाइटर मास है। तो m हो गया स्मॉलर मास इनटू जो ये चीज़ है 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, और फिर प्लस इसमें P2 हो जाएगा। दूसरा जो इसका मास है ये है, और उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कितनी है, V2 है, राइट। तो अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर हम ट्रांसफ़र भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 120 i कैप प्लस
150 जे कैप माइनस 72 के कैप, ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो -100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप इज इक्वल टू 5 वेक्टर V2, है ना। इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 120 आई कैप में से जब 100 आई कैप सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा 20 आई कैप, राइट। बस कुछ नहीं करने, बहुत आसान सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, केवल सब्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो 20 आई कैप प्लस 150 में से अगर 35 को हम यहाँ पे, सॉरी ये माइनस होना चाहिए था, ये गलत हो गया थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे साइन, तो माइनस है और ये भी क्या है, माइनस ही है ना, ये भी माइनस है। तो अगर 150 में से 35 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल बी इज इक्वल टू 115 जे कैप। 72 और -8 इसको ये हो जाएगा -80 के कैप इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 वेक्टर V2। अब हम 5 से इसको डिवाइड कर देते तो वेक्टर V2 हमें आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि वेक्टर V2 विल बी 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 4 आई कैप प्लस 23 जे कैप माइनस 16 के कैप। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। फिर यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहला वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर ही होता है, ठीक है। ये तो बात सही है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तो मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन कह रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, अदरवाइज़ ये रियल में सही ऑप्शन है। तो हमें इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट वाले को नहीं। तो ये सही ऑप्शन है। अगला है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सही बात है। तीसरा कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन, हाँ ये तो सबसे प्रॉपर्टी ही होती है फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको जाननी भी चाहिए। फोर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो लेंथ का डायमेंशन नहीं होगा। यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, राइट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नीट 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बात नहीं, तो हमने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 6वां क्वेश्चन जो है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा एज शोन इन द फिगर। आप डायग्राम देख ही रहे होंगे। इस प्रकार से ऐसे एक m मास का ब्लॉक इस एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टूवर्ड्स द राइट। आप देख ही रहे होंगे एक एक्सेलरेशन इस पे a लगा हुआ है ना। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज इज, ये ब्लॉक इस वेज पे यहीं पे रुका रहे, मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये ए और थीटा के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है फिर। तो अगर एक तरीके से हम देखें यह मास का ब्लॉक है, तो इसी जो एक्सेलरेशन इस पे इधर की तरफ लग रहा है उसी के एकदम इस डायरेक्शन में एक स्यूडो समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे एक आभासी फोर्स यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। कितना लग रहा है इस यम मास के ब्लॉक पे, ma लग रहा है ना, स्यूडो फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स लगा, ठीक है। अब इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पे n, राइट। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक जो कंपोनेंट होगा ये परपेंडिकुलर वाला, राइट, ये बिल्कुल mg के एकदम उस तरफ होगा। तो इस कंपोनेंट को हम बोल सकते हैं, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन n है तो ये एंगल थीटा होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज n cos थीटा। इस नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा कंपोनेंट इधर होगा जो कि हो जाएगा n sin थीटा। यानी कि अभी इस यम ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए हैं। और अगर ये उसी जगह पे बने रहना है तो मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि अब हम इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को 0 करते हैं। तो मतलब पहले तो ये है कि जो m × a है फोर्स, ये n sin थीटा के बराबर होना चाहिए, राइट। पहला हमारा ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा जो है
जो mg फोर्स है दिस मस्ट बी इज इक्वल टू n cos थीटा, ये n cos थीटा के इक्वल होना चाहिए, ये हमारा दूसरा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा m से m कैंसिल, a बाई जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा, है ना। तो a अपान जी इज इक्वल टू टेन थीटा या a इज इक्वल टू जी टेन थीटा, है ना, a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। तो इस प्रकार से a और थीटा के बीच का रिलेशन हो गया। फिर यहाँ पे है कोई ऑप्शन, a इज इक्वल टू जी टेन थीटा, a इज इक्वल टू जी टेन थीटा, हाँ ये फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फिर, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट ये, इसमें ये कह रहा है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 3m एंड m, एक का मास 3m है दूसरे का मास m है, आर कनेक्टेड बाई अ मास लेस एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, राइट। तो ये ए और बी एक यही मास लेस, ये वाले जो स्ट्रिंग है ना, ये मास लेस है, इसका कोई मास नहीं है और इसमें फैलाव भी नहीं आएगा ना, या दबेगा नहीं ये स्ट्रिंग। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाई अ मास लेस स्प्रिंग एज सोन इन द फिगर। जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग है और ये क्या है, स्ट्रिंग है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब ये एक स्प्रिंग है और वो एक रस्सी है। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, रस्सी होता है। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट आर। जब ये स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा, तो स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा तो मतलब कि अच्छे समझिएगा। अभी देखिए बी वाले ब्लॉक पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाए हैं तो बी वाले ब्लॉक पे जो है एक फोर्स mg नीचे लग रहा है, दूसरा स्ट्रिंग का एक क्या है, टेंशन था। अब ये टेंशन हट गया है, टी कितना हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। तो नेट फोर्स इस पे mg लग रहा है, जिसकी वजह से ये m इंटू ए फोर्स से डाउनवर्ड मान लो ए एक्सेलरेशन आ जाता है बी वाले में। बी ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, a2 आ जा रहा है मान लो, तो m a2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि m इंटू ए टू इज इक्वल टू एम जी, मतलब a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g आ जाएगा। ठीक, ये इतना है। वहीं हम ब्लॉक ए की बात करें तो ब्लॉक ए पे अब तक ये m फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा था जैसे, लेकिन जब ये स्ट्रिंग कट कर दी गई तो वही ए फोर्स हट गया। तो मतलब कि एक रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे ऊपर की तरफ लगा वो कितना हो गया, फिर यहाँ पे mg फोर्स ऊपर की तरफ लग गया फिर। और कितने मास के ब्लॉक पे, 3m मास के ब्लॉक पे। तो अगर 3m मास के ब्लॉक पे नेट या रिजल्टेंट फोर्स mg लग रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट से इसमें एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू mg, मास जो इसका है 3m है इंटू ए। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी दिस विल बी g/3, यानी ए पार्टिकल पे इस पे जो एक्सेलरेशन आएगा दिस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन विच विल बी g/3, और इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी डाउनवर्ड एंड इट्स वैल्यू विल बी g। तो ए पे g/3 एंड जी पे कितना हो जाएगा, बी पे कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। है कोई ऑप्शन? तो ये चीज़ है, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें हमें चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है g3, वैसे तो हमने पहले जब निकाला है तो आया हुआ है g। तो कुछ बच्चे जल्दी में इसको गलत कर सकते हैं, उन्हें ये ऑप्शन मिलेगा g और g/3, तो कह देंगे फटाक से g और g/3 हो जाएगा करेक्ट। तो बेटा d नहीं करेक्ट है, इसका a वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले a पे एक्सेलरेशन पूछा हुआ है ना, पहले किस पे पूछा है, a पे, फिर b पे। तो a पे g/3 है और b पे कितना है, g है। डायरेक्शन भी हमने बता दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट। इफ़ द पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विथ, मतलब कि ये इंड है स्ट्रिंग का यहाँ पे और दूसरा इंड है यहाँ पे, इसमें ये मास का ब्लॉक है, ये क्या है, पेग है, ठीक, मतलब कोई कील है ऐसे समझ सकते हैं आप समझने के लिए। तो स्मूथ है ना, यहाँ पे ये ओ है। अब ये लेंथ के बराबर इस पर मतलब क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मोशन करने लगेगा विद स्पीड v स्पीड से मोशन करने लगेगा। तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, या बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जाएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा mv²/r। r स्ट्रिंग की लेंथ l है तो इसको हमने क्या बोल दिया, l हो जाएगा फिर, राइट। तो जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है mv²/l बोल दीजिए या स्ट्रिंग का टेंशन t बोल दीजिए, वही लग रहा है नेट फोर्स इस पे, ठीक है। तो कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ t है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल
W ये एक में ही है ना, वॉल एट 60 डिग्री, 60 डिग्री जैसा कि दिख रहा है यहाँ से, इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इसके साथ कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, आप जान ही सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, स्पीड उसकी वही है, उसी से रिफ्लेक्ट हो जा रही है फिर, एज सोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी, इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स यानी इम्पल्स की अगर हम बात करें, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज की बात करें तो वही हम निकाल लेते हैं। देखिए इनिशियली ये इधर की तरफ आ रहा है, तो मतलब इसका एक कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, और अगर मान लो ये mv है तो ये हो जाएगा mv साइन 60 डिग्री, राइट। और ये जब इधर जा रहा है तब भी उसका ये कंपोनेंट जो है इसी दिशा में बना हुआ है, यानी कि mv साइन 60 डिग्री। तो इस कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ये कंपोनेंट चेंज में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हम ये कंपोनेंट देखें, जो एक बार आ तो इधर रहा है, लेकिन जब ये जा रहा है तो ये फिर इधर हो जा रहा है ना, तो मतलब कि 180 डिग्री का इसमें चेंज आ रहा है। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दोनों दशाओं में ये हो जाएगा mv cos 60 डिग्री, है ना, mv cos 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव माने, इसको नेगेटिव माने, तो कह सकते हैं कि इसका जो लास्ट मोमेंटम होगा वो एक्स कंपोनेंट इसका जो होगा, वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं, केवल एक्स कंपोनेंट में चेंज है। तो एक्स कंपोनेंट मतलब यही वाला, ये कंपोनेंट, अगर इसको एक्स वाई समझें कि ये हमारा एक्स ये वाई है, तो इस वाले कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं, केवल इसी वाले कंपोनेंट में बदलाव है। तो दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस mv cos 60 डिग्री, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये भी इनिशियल भी कितना है, इतना है। चेंज देखना है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मतलब ओवरऑल मिल गया 2mv cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना मिल गया हमें, mv मिल गया। तो ओवरऑल जो इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज है वो कितना है, mv है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स कहेंगे। तो इम्पल्स कितना आ गया इसमें, mv का इम्पल्स आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा मुझे लगता है आपको। क्वेश्चन हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को कंपोनेंट में करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है क्वेश्चन हमारा ये है कि अ कार इज़ नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर के कर्व रोड पे मूव कर रही है। द रोड इज़ बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज़ म्यू एस, कितना है म्यू एस। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज़, राइट। तो ये एक डायरेक्ट टॉपिक है, आपने एनसीईआरटी में इसको लर्न किया होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो हम यहाँ नहीं देखेंगे, बट वो फार्मूला अगर हमें याद है तो हम डायरेक्टली वहाँ से रख सकते हैं। तो अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, g√gr विदिन ब्रेकेट ये म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, बैंकिंग है उसकी ना, एंगल ऑफ बैंक एंगल है। तो ये इतनी चीज़ हो गई, इसको आप याद रख लीजिएगा, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है ये नीट के फेज़ 1 एग्जामिनेशन 2016 में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, 2 स्टोन्स ऑफ मासेस m एंड 2m आर हिल्ड इन हॉरिजेंटल सर्कल्स। अब ये पता नहीं क्या होता है, मुझे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, तो जैसा आता है वैसे मैं बोल रहा हूँ। बस इसका मतलब क्या है कि घुमाया गया है ना, घुमाया गया है, इसका मतलब ये है। फिर द हैवियर वन इज़ इन रेडियस r/2 एंड द लाइटर वन इन रेडियस r, यानी कि दो हमारे पास स्टोन्स हैं, एक ये लाइटर है और ये क्या है, हैवियर है। ठीक, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा लाइटर का सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये हैवियर का सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो लाइटर का सेंट्रीपिटल फोर्स, लाइटर का मास, लाइटर की स्पीड है ना, लाइटर की स्पीड तो वो क्या है, n टाइम है हैवियर की, तो n टाइम VH लिख दिया मैंने, है ना। तो लाइटर की स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस, तो लाइटर की रेडियस कितनी है, r है। ठीक, तो mv² बाई r, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है यहाँ पे।
देखो बेटा, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत एक एक चीज़ राइट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर समझिए। कह रहा है कि जो लाइटर की स्पीड है वो हैवियर की स्पीड की कितनी है, n टाइम्स है, राइट। द टेंजेंशियल वे स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। ठीक है, तो ये इसमें समझने वाली बात है। अब हैवियर का मास कितना है, 2m है। हैवियर की स्पीड कितनी है, vh है, इसका स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कितनी है, r/2 है। ठीक, इतना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमें ये मिल जाएगा, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, राइट। तो ये मिल गया n, और ये vh से ये vh स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू पूछा हुआ है 2015 में, तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, तो ये 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड about the other end as the angle of inclination with the horizontal reach 30 degree. The box starts to slip and slides 4.0 meter down the plank in 4.0 second, right। तो मतलब क्या है कि ये 4.0 मीटर इधर स्लाइड कर गया, कितने में, इतना मीटर इतने ही सेकंड में, 4.0 सेकंड में। ठीक है, ये स्लाइड कर जाता है 30 पे। ठीक, ग्रेजुअली स्लाइड करना स्टार्ट करता है। तो द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अगर मान लीजिए 30 डिग्री पे ये क्या कर रहा है, स्लाइड होना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू एस जो होता है डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, tan थीटा इन दिस सिचुएशन। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, म्यू एस tan 30 हो जाएगा, और tan 30 की जो भी वैल्यू होती है हम यहाँ पे चाहें तो पुट कर सकते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। ठीक, जो भी सॉल्व करेंगे तो ये लगभग में मिल जाता है 0.6। कितना मिलेगा, लगभग में 0.6 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, काइनेटिक फ्रिक्शन पता करना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए देखिए, इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को हमें रिप्रेजेंट करना होगा पहले। तो अभी मैं कुछ चीज़ों को इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें एक्सेलरेशन देखना होगा, mg है तो इधर की तरफ जो लगने वाला फोर्स होगा वो mg साइन थीटा हो जाएगा, ये mg कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन है इस पर। ठीक, तो इस पर एक कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, ये वाला। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ये मोशन में आ गया है तो म्यू के इंटू क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर ये mg है तो ये वाला mg कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। नॉर्मल n होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, mg कॉस थीटा। लिख देते हैं ना डायरेक्ट, mg कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो इस पर एक काइनेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वो म्यू के mg कॉस थीटा है, और mg साइन थीटा से आगे बढ़ रहा है, मतलब कि इतना फोर्स इधर लग रहा है। तो रिजल्टेंट मान लीजिए एक्सेलरेशन a आ गया है, तो m इंटू ए फोर्स से आगे बढ़ रहा है। तो अब हम इसको रिजल्टेंट फोर्स को लिखते हैं m इंटू ए, है ना। तो मैं थोड़ा दूसरे कलर का इस्तेमाल यहाँ पे कर ले रहा हूँ, थोड़ी पतली पेन यूज़ करूँगा। तो एम ए दिस कैन बी रिटन एज mg साइन थीटा माइनस mg कॉस थीटा। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a की जो वैल्यू मिल जाएगी, ये g हो करके फिर मिल गया यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो ये वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की, a की आ गई वैल्यू। अब अगर थीटा तो हमें पता है ना 30 डिग्री है, तो हम चाहें तो उस वैल्यू को पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अभी हम पुट कर देंगे, बट इससे पहले क्या है फिर, अब देखिए, अब जो हमें नेक्स्ट देखना है वो हमारा ये है कि अगर ये रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है ना, रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है और 4 मीटर डाउन हो जाता है, कितना यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये हमें पता भी है। तो हम मोशन का दूसरा इक्वेशन यूज़ करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, राइट। तो s जो है 4 है, 4.0, u 0 है तो इनिशियली 0 है तो 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन ये है g साइन 30 डिग्री, मतलब वही साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री,
ओह एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई हमारी, म्यू के था यहाँ पे, क्या था, म्यू था, है ना, तो म्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या लिख दिया हमने यहाँ से, म्यू के लिख दिया, ठीक, म्यू के लिख दिया, है ना, कोई गलत नहीं हो जाता, तो बस समझना है म्यू के है साइन 30 और टी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, है ना, तो ये चीज़ 2 है, ये 8 हो गई, ये 2 हो गया और ये फिर 1 हो गया, मतलब कि ओवरऑल 1 इज़ इक्वल टू हमें मिल गया 2g, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस म्यू के इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, तो 2 कॉमन होकर के यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल हमें मिल गया 1 इज़ इक्वल टू जी माइनस जी क्या, ये ऐसे ही है 1 माइनस म्यू के √3, तो ये जी को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, है ना, तो जी इज़ इक्वल टू मिल गया, जी मतलब 1/g, 1/g इज़ इक्वल टू 1 माइनस म्यू के √3, तो म्यू के विल बी इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/g डिवाइडेड बाई √3, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जी की वैल्यू जो भी हमारी होती है उसको हम पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब आप सॉल्व करके देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो वैसे तो अगर कॉन्सेप्चुअली हम क्वेश्चन को समझें तो पहले कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा मिल गया लगभग 0.6, ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें दो ऑप्शन हमें स्टैटिक फ्रिक्शन के 0.6 वाले दिख रहे हैं ये, लेकिन इसमें जो है बराबर दिख रहा है और इसमें लेस दिख रहा है, तो लेस होना चाहिए ना, लेस होना चाहिए। तो अगर उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इतना जो कैलकुलेशन हमने आगे का किया है ये ना करना चाहें तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, 0.6 एंड 0.5, ठीक है। और वो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी आपको कितना मिल जाएगा, ये 0.5 मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है फिर ये। अ ब्लॉक ए ऑफ mass m1 rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended, right? So the coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string, हाँ ना, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर इसको, मतलब कि ऐसे बना लेते हैं, जैसे ये ब्लॉक है, इट्स मास इस कितना है, इसका मास m1 है, राइट, m1 मास है, एक स्ट्रिंग से अटैच है, मान लीजिए यहाँ फिर स्ट्रिंग थोड़ा सा हम सही बनाते हैं, ये स्ट्रिंग से अटैच है, यहाँ एक पुली है, ठीक है, क्या है यहाँ पे पुली लगी हुई है, और इस पुली से अटैच होकर के एक दूसरा ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक, ये ब्लॉक है, इसका मास कितना बोल रहा है, इट्स मास इज m2 मास है इसका। अब क्या कह रहा है कि इसका जो ये है इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स हम लिख सकते हैं जितना भी हो Fk ना, इट कैन बी रिटन एज, ये इतना राइट किया सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, Fk है, यहाँ पे लग रहा है, जो बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। ये इस पे लगने वाला फोर्स m1 × g हो जाएगा, इसका इस टेबल पे जो एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा इसका वो कितना हो जाएगा, m1g, है ना, नॉर्मल मतलब वैसे n सिंबल लिख देते हैं, बट अगर डायग्राम के हिसाब देखें तो n इज इक्वल टू यही होगा जो इसको बैलेंस किए हुए है। तो Fk कैन बी रिटन एज म्यू के इंटू m1 × g, राइट, इतना लिखा जा सकता है, ये Fk की वैल्यू है, इतनी लिखी जा सकती है। अब ऐसा करने से क्या होगा, इधर भी ये आ जाएगा ब्लॉक, तो ये m2g हो जाएगा, ए एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड ऐसे मान लीजिए इस पर लगेगा, मान लो एक्सेलरेशन नहीं आ रहा मान लेते हैं फिर, तो ये फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से एक टेंशन जनरेट हो जाएगा स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, एक टेंशन यहाँ पे जनरेट होगा, टी यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा फिर, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन में हमें आगे इसको सॉल्व करना है, यही टेंशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए ब्लॉक डाउनवर्ड ऐसे मूव करना शुरू कर रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन ए ही आया हुआ है, इधर भी ब्लॉक में कितना आ जाएगा, ए एक्सेलरेशन, मतलब m1 × a
और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे m2 इंटू ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम जा रहे हैं सॉल्व करने यहाँ पे। आइए कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। तो कलर में चेंज करूँगा यहाँ पे। पहले अगर इतने के लिए मैं एक इक्वेशन राइट करना चाहूँ तो यहाँ मैं राइट कर सकता हूँ कि देखिए इस पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो m1 इंटू ए है, लेकिन ये फोर्स कहाँ से मिला है? टेंशन फोर्स से मिला है। लेकिन इस टेंशन का अपोज करने वाला फोर्स वो वही हमारा कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो म्यू के इंटू m1 इंटू जी, है ना, ये हो जाएगा। इसे हम पहला इक्वेशन बोल सकते हैं। इतने के फ्री बॉडी डायग्राम से ये जो इतनी चीज़ आई है, इतने से हम कह सकते हैं कि जो इसमें नेट फोर्स है m2 इंटू ए, ये m2 इंटू जी माइनस कहाँ से मिला हुआ है? t से मिला हुआ है। ठीक है, माइनस कहाँ से मिला हुआ है? t से मिला हुआ है। तो अब इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा। अगर दोनों इक्वेशनों को मैं ऐड करूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये जो चीज़ मिलेगी दिस विल बी m2g माइनस म्यू के m1 जी, है ना, g भी मिल जाएगा। तो यहाँ g लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ और a की वैल्यू जो मुझे मिल गई है वो m2 माइनस म्यू के m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यही a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो हमें टेंशन पता चल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो m2 इंटू ए इज इक्वल टू m2 इंटू जी सॉरी a की वैल्यू पुट करना है ना। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 म्यू के जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू कितना है? m2g माइनस टी। टी को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, उसको इधर कर दिया, तो टी की वैल्यू मिल गई हमें ओवरऑल m2g माइनस m2 माइनस m1 म्यू के अपान m1 प्लस m2 इंटू फिर कितना हो गया? g हो गया, है ना। सॉल्व करते हैं इसको इधर थोड़ा सा इधर। तो t विल बी इज इक्वल टू, इसको अपान 1 कर सकते हैं। देखिए m2g कॉमन हो जाएगा तो चाहे तो हम m2g को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। फिर m2g हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया फिर, है ना। यहाँ मिल गया 1 माइनस m2 माइनस ये k डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में कर रहा हूँ ना, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। m2g इसको अपान 1 कर सकते हैं, इसका LCM ले लेंगे तो m1 प्लस कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा। यहाँ मिलने लगेगा m1 प्लस m2 माइनस ये तो इतना ही होगा तो इसको लिख सकते हैं m2 माइनस का प्लस हो जाएगा m1 म्यू के। ठीक, इतना है तो इस m2 से m2 कैंसिल हो गया, m1 प्लस m1। तो हमने क्या किया, यहाँ से m1 को भी कॉमन कर लिया तो t इज इक्वल टू ओवरऑल मिल गया m1 इंटू m2, यहाँ मिल गया 1 प्लस म्यू के इंटू जी डिवाइडेड बाई फिर कितना हो गया m1 प्लस m2। ये टेंशन की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई? स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट होगा उसकी वैल्यू यही है। t इज इक्वल टू इतनी मिल गई यहाँ पे। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है टेंशन के लिए। तो आई होप कि ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही मिला हुआ है फिर। तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है A system consists of 3 masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction is equal to mu. इस पे जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो कितना है? म्यू है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस पे लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो ये m1 ब्लॉक है तो नीचे की तरफ अगर कभी इस पे फोर्स लगेगा तो m1 इंटू जी लगेगा, जिसकी वजह से ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा। फिर यहाँ पे ना मतलब कि ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा और ये सब भी क्या करेंगे? a एक्सेलरेशन से इधर बढ़ेंगे, ये भी a एक्सेलरेशन से इधर बढ़ेगा।
तो फोर्सेस हम इन पे लिख सकते हैं आसानी से। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो यहाँ जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा, है ना, देख लीजिए ये तो नॉर्मल लग ही जाएगा। अगर हम इस पे नॉर्मल 3 देखें n3, तो वी कैन राइट दिस विल बी इज इक्वल टू म्यू के इंटू m3g, राइट। अगर हम n2 देखें, n2 मतलब इस पे नॉर्मल देखें, तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू के इंटू m2g, राइट, इतना राइट किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ से ये काइनेटिक फ्रिक्शन 3 देखें, तीसरे पे लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, F3, ठीक है। वेट बेटा 1 मिनट। ओके, तो जो ये F3 की वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी, और ये एक्चुअली में n3 नहीं है, ये क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा, है ना, ये F3 है और ये क्या है, F2 है। तो F2 और F3 की वैल्यू हमें यहाँ से पता हो गई, ये म्यू के है, ये F3 हो जाएगा, और यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, F2 होगा। तो इधर मान लीजिए इसमें जो इस समय टेंशन आ जा रहा है वो कुछ है, मान लेता हूँ कि ये T डैश है, राइट। तो इधर ऐसे वैल्यू कितनी होगी, T डैश ही होगी इधर भी। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना के इसका इक्वेशन राइट करें, तो यहाँ इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बेसिकली m3 के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो इट कैन बी रिटन एज m3 इंटू ए इज़ इक्वल टू T डैश माइनस F3 जो है, चलो अभी मैं इसको F3 रहने देता हूँ, ये पहला इक्वेशन हमारा हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से मान लेता हूँ यहाँ जो टेंशन आ गया है वो T है, तो अगर m2 के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन राइट करूँ तो m2 इंटू ए दिस कैन बी रिटन एज, तो इसमें एक्सेलरेशन टेंशन की वजह से है, लेकिन इस टेंशन का अपोज करने वाला अभी यहाँ पे 2 फोर्स हो गया है, एक तो T डैश है, साथ ही साथ ये जो इसका यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है F2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, थोड़ा सॉल्व करूँ, तो m2 इंटू ए दिस कैन बी रिटन एज T माइनस T डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो T डैश कैन बी रिटन एज m3a माइनस F3, राइट, m3a माइनस F3। थोड़ा हल्का करता हूँ इसको, फिर इसे हल्का तो है ही, इससे ज़्यादा हल्का क्या करूँ। हाँ, तो T डैश की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ m3a, और ये जो है माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मैं रख देता हूँ, तो ये माइनस में मिल जाएगा हमें, तो माइनस F3 माइनस F2। टोटल कैलकुलेशन है बेटा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप सारे लोग। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इस पे आते हैं, यहाँ भी टेंशन कितना है, T है। अब इसका अगर मैं इक्वेशन राइट करूँ तो यहाँ लिखा जा सकता है कि m1 इंटू ए इज़ इक्वल टू, है ना, m1 इंटू ए इज़ इक्वल टू m1 इंटू जी माइनस टी, राइट, m1 इंटू जी माइनस टी। अब अगर यहाँ से मैं टेंशन T की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दूँ तो देखते हैं क्या मिलेगा। अगर मैं T की वैल्यू लिखना चाहूँ तो T कैन बी रिटन एज m2a प्लस m3a प्लस F3 प्लस F2, है ना। तो वही ये T की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करूँगी, इतना मिलेगा। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, तो m1 इंटू ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी। तो T माइनस में अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं सब माइनस में आ जाएंगी, फिर यहाँ पे सब माइनस में रख देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं m2 इंटू ए माइनस m3 इंटू ए, m3 इंटू ए प्लस ये F3 है प्लस F2, F3 प्लस F2, ठीक, ये इतना है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा मैं इस पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। m1 इंटू ए इज इक्वल टू, अच्छा अगर एक चीज़ देखें यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा मैं और अच्छे से ए को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये ओवरऑल मुझे जो एक्सेलरेशन के टर्म में मिलेगा वो मिल जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए इज इक्वल टू, है ना, m1 m2 m3 सब मैंने एक तरफ कर लिया है। और इधर जो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये दोनों माइनस में ही रहेंगे, किस में रहेंगे, माइनस में ही रहेंगे, माइनस F3 माइनस F2, है ना। तो अब मिल गया m1g, कितना मिला m1g माइनस F3
माइनस F2, राइट। तो अगर F3 और F2 की वैल्यू मैं रख दूँ, F3 म्यू के M3G है, रख दिया मैंने यहाँ पे म्यू के M3G माइनस F2 जो है वो भी वही है, बस यहाँ पे क्या है M2G है। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक जगह पे कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M, यानी कि सब M के बराबर हैं। तो ओवरऑल ये तो हो गया 3M इंटू ए इज इक्वल टू, ये है M1 ये है, तो यानी कि ये हो गया Mg है ना, और माइनस ये हो गया म्यू के Mg माइनस म्यू के Mg, यानी कि 2 में हो जाएगा। तो माइनस 2 म्यू के Mg, राइट। तो M से M ये M कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल बेटा जब हम यहाँ एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 म्यू के, और जी यहाँ पे हो गया अपान कितना आ गया 3 आ गया। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी फिर यहाँ पे? एक्सेलरेशन। क्या पूछा हुआ था कि एक्सेलरेशन ऑफ मास M1, तो ये सभी मासेस का एक्सेलरेशन 1 माइनस 2 म्यू के इंटू जी है ना। तो यहाँ पे म्यू के मैंने रख दिया है वैल्यू, तो ऐसे म्यू है, म्यू के मतलब म्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा? ये आ रहा ना, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था बट ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास M इज indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval ना, चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए क्या होता है, हमें पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू होता है d/dt ऑफ p, राइट। तो ये जो dp है यही तो है चेंज इन मोमेंटम। तो dp दिस कैन बी रिटन एज F इंटू dt। अगर टोटल चेंज निकालना है तो हमें F इंटू डी टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का मतलब ये है, अगर फोर्स टाइम कहीं ग्राफ बनाया तो फोर्स टाइम ग्राफ फोर्स टाइम पे कितना एरिया कवर कर रहा है वो पता करना पड़ेगा हमें यहाँ से चेंज इन मोमेंटम पता करने के लिए ना, चेंज इन मोमेंटम। तो आसान सा सवाल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी का एरिया पता करते हैं। ध्यान दीजिए, टाइम एक्सेस के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो पॉजिटिव रखते हैं और नीचे वाले एरिया को निगेटिव। तो अगर इस एरिया को देखें तो ध्यान से देखिएगा, ये जितना एरिया है उतना ही एरिया ये नीचे है, यानी कि ये दोनों एरिया बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ये ज़ीरो हो जाएंगे फिर। तो हमें इतने का एरिया इतने का एरिया निकाल लेना चाहिए, है ना। तो ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया हो गया 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 6 प्लस ये एरिया निकाल लेते हैं। तो ये एरिया हो जाएगा एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो 2 इंटू फिर देखो ये कितना है 2 है, और इसको देखेंगे तो ये 3 है, तो 2 इंटू 3 हो गया फिर। तो ओवरऑल ये 6 आ गया, प्लस ये कितना हो गया 6 आ गया, कितना आ गया 12 जो भी है न्यूटन सेकंड हो जाएगा फिर यहाँ पे 12 न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन इसका कोई है? हाँ बिल्कुल है। तो 12 न्यूटन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a वेयर a इज लेस देन g ना, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप। चलिए देखिए इसको देखते हैं अच्छे से। ये बैलून है, ये क्या कर रहा है, a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ना, a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है बैलून है। तो करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि जब इसका मास कितना है m है, मास कितना है m मान लेता हूँ, मास कुछ है इसका m है, फिर गिवन है हाँ यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कितना मास हम रिमूव कर लें ना, कितना मास हम रिमूव कर लें, क्या है फिर यहाँ पे ये mg ना, फोर्स लगेगा mg। अब अगर इसमें से पूछ रहा है कि कितना मास हम रिमूव कर लें कि ये a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन डिसेंडिंग ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दें, तो मान लो कुछ मास हमने रिमूव कर दिया इसमें से, मान लो m0 मास हमने रिमूव कर दिया, तो अब इसका मास कितना बच गया m माइनस m0। अब ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि यही m0 की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, है ना, m0 की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि इस पे जो लगने वाला एक फोर्स है इधर, ठीक, ऊपर की तरफ ये फोर्स कितना लग रहा है F। अब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है F ना, ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है फोर्स यहाँ पे। तो अगर बैलून पे मतलब वही रेजिस्टिव फोर्स है उसका जो भी था वो समझ लेते हैं कि वो F अमाउंट का फोर्स है।
तो अगर इसके लिए मैं इक्वेशन राइट करूँ तो इस कंडीशन में देखा जाए तो m इंटू ए इट कैन बी रिटन एज mg माइनस एफ, है ना, ये लिखा जा सकता है। इसे हम एक इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो ये इंटू जी हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो m माइनस एम नॉट इंटू ए इट कैन बी रिटन एज एफ माइनस एम नॉट इंटू जी, है ना, इतना लिखा जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, एफ़ की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एफ़ विल बी इज इक्वल टू एम जी माइनस है, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एम माइनस एम नॉट इंटू ए इज इक्वल टू एम जी माइनस ए माइनस एम नॉट इंटू जी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, मतलब एक्सपेंड करके। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एम ए माइनस एम नॉट ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी प्लस एम नॉट जी, ओ सॉरी एम नॉट जी, केवल ओनली कितना हो जाएगा, एम नॉट जी हो जाएगा। बस इतना ही होगा और तो कुछ होगा नहीं फिर यहाँ पे। हाँ बिल्कुल यही होगा फिर। तो देखिए क्या कुछ चीज़ें इसमें कैंसिल हो रही हैं। हाँ, एम जी माइनस एम जी ये कैंसिल हो जा रहा है। ए को इधर कर लेते हैं, नॉट वाले को उधर कर लेते हैं। तो ये एम ए माइनस एम ए दिस विल बिकम 2m है अगर इधर ट्रांसफ़र होगा, और ये फिर हो जाएगा 2m नॉट इंटू वेट, हाँ नहीं, ये 2m हो गया। और फिर ये हो जाएगा m नॉट, कॉमन हो जाएगा, या कॉमन क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं फिर यहाँ पे हम, हाँ कॉमन करके लिख लेते हैं। इसको इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये a प्लस जी हो जाएगा। तो यहाँ से m नॉट की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दिस कैन बी रिटन एज 2ma अपॉन a प्लस जी, है ना। ये m नॉट होगा, मतलब जो रिमूव करना होगा मास, हमें इतना रिमूव करना होगा ताकि वो a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा, ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन ना। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, हमारा जो है अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on block m, the masses move upwards at constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? 2m पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना होगा फिर। तो अगर ये देखिए जो इस पे ब्लॉक्स हैं पूरे के पूरे, ये अगर पूरा एक स्ट्रिंग से अटैच है और सब के सब जो है एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ मोशन कर रहे हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्या है फिर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है इन पे नेट वाला वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। इज़ देयर एनी ऑप्शन, यस। तो नेट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ढेर सारा हमें क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है फिर यहाँ पे, क्योंकि बोल रहा है ना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इस वजह से नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, 0 लगेगा फिर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, राइट, मूव्स विद द स्पीड इतना, एंड द सेकंड पार्ट इतना, एंड थर्ड पार्ट इतना। ऐसे है ना यहाँ पे। तो मतलब कि एक चट्टान थी जो टूटी हुई है 3 इक्वल पार्ट में, है ना। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यानी कि लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। तो मान लेते हैं 3 है, तीनों का लीनियर मोमेंटम कुछ है ऐसे, एक का वेक्टर p1, दूसरे का वेक्टर p2 और तीसरे का वेक्टर p3। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये क्या हो जाएगा, एक 0 वेक्टर। 0 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि पहले वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो मोमेंटम उसका 0 है। अब चूंकि 3 वेक्टरों को हमने सम किया और वो 0 लिखेंगे तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में रहना चाहिए, इसका मतलब भी 0 ही है, मैग्नीट्यूड में ये 0 है लेकिन इसको वेक्टर के टर्म में लिख दिया गया। ठीक, तो P1 और P2 ये चीज़ तो हमें मालूम हो जाएगी आसानी से। इसमें बोला ये है कि 2 इसमें से 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, 2 इसमें से ऐसे हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो मान लो यही दोनों जो हमें दिए हुए हैं कि एक 1 किलोग्राम है P1 और ये दूसरा 2 किलोग्राम, ये क्या है P2 है। ठीक, राइट एंगल पे हैं।
राइट एंगल का मतलब क्या है, एक जो है इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है ना। तो इधर जो जाएगा मान लो 12 है तो 12 मीटर पर सेकंड जो है ये हम क्या कर देते हैं, इसको मान लेते हैं कि 12 आई कैप स्पीड है, और ये दूसरा इधर जा रहा है तो ये कितना है 8 जे कैप स्पीड है। ठीक, समझ में आ गया होगा इसको। तो चलिए हम इसको वेक्टर के साथ पुट करते हैं यहाँ पे और वैल्यू को रखते हैं। फिर P3 यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो भी होगा अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा कितना क्या हो रहा है। फिर तो P3 वेक्टर P3 दिस कैन बी रिटन एज माइनस वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2, इतना लिखा जा सकता है ना। तो P3 अगर देखा जाए तो इसमें P3 में क्या हो जाएगा, फिर इसका मास हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, एक वेलोसिटी तो इसकी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड ना। वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। मान लो मास इसका कितना है, m3 है, और वेलोसिटी इसकी जो है v3 है वेक्टर। ठीक, तो P1 P2 ये सब हम निकाल रहे होते हैं, निकालते हैं फिर P1, तो ये हो जाएगा मास पहले का 1 इंटू जो भी है क्या है स्पीड 12 आई कैप, तो ये हो जाएगा 12 आई कैप प्लस P2 जो हमारा है वो हो जाएगा 2 इंटू 8 यानी कि 16 जे कैप हो जाएगा। फिर ये है ना, इतना हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो ये -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, तो ये m3 इंटू इतना हो गया। फिर यहाँ पे m3 इंटू वेक्टर v3 दिस कैन बी रिटन एज -12 आई कैप माइनस 16 जे कैप, इतना हो गया ना यहाँ पे। फिर ये चीज़ इतनी हो गई। फिर अब ये जो है इसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। कितना है ये, 4 मीटर पर सेकंड है ना, स्पीड इसकी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम दोनों साइड में मैग्नीट्यूड लेकर के राइट करें तो इट कैन बी रिटन एज m3 v3 है ना। v3 ध्यान रहे क्या है 4 मीटर पर सेकंड है, और ये इसका जो हो जाएगा दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर यानी कि 144 प्लस स्क्वायर ऑफ 16 स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256 आई थिंक है ना, 256 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो हमें मिल जाएगा दिस विल बी इज इक्वल टू 20 राइट। तो m3 की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है 20/v3, तो 20 और v3 की वैल्यू 4 है तो कितना आ जाएगा 5 किलोग्राम राइट। तो यानी कि जो तीसरा ब्लॉक है उसका या तीसरा पार्ट है उसका मास कितना होगा 5 किलोग्राम, तो ये आपका 5 किलोग्राम क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल लोअर हाफ इज रफ। A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom, right? If coefficient of friction between the block and lower half of the given by, right? हमें क्या करना है कि ये पता करना है कि कितना है। फिर यहाँ से नीट की 2013 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसका हम एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे समझने के लिए अपने। मान लो ये एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है राइट, इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे वो कोई ब्लॉक है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। किससे चलना स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है। ये इंक्लाइनेशन थीटा है, कितना है थीटा है, फिर ये इंक्लाइनेशन राइट, ये इतना है। तो आधा पार्ट इस टर्म में हमें गिवन है सारी चीज़ें है ना, हमें इस तरीके से गिवन है ये सारी चीज़ें। अब ये इस पर मोशन करना स्टार्ट कर रहा है और ओवरऑल रेस्ट में आकर के फिर यहाँ ये इतना रुक जा रहा है ना, हाफ पार्ट है इसका। अगर मान लो को पूरा का पूरा ये जो लोकेशन है कितना है यल है, तो ये कितना हो जाएगा l/2 और ये कितना हो जाएगा l/2 हो जाएगा। ये निकालना बड़ा आसान है, अगर ये हाइट h है तो h और l के बीच का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि h इज़ इक्वल टू या साइन थीटा, तो यहाँ h कैन बी रिटन एज l साइन थीटा। क्या लिखा जा सकता है l साइन थीटा, है ना। समझ में आ रहा होगा आई होप, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल है क्या कि अगर हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें राइट, वर्क एनर्जी थ्योरम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मान लेते हैं जो ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू करता है ना, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है ब्लॉक, ये इतनी चीज़ है ना, या जो भी है जैसे भी है, सॉरी इसको हम डायग्राम बना ही लेते हैं जैसे बना हुआ था है ना। यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगना इधर की तरफ शुरू हो रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन ये l/2 डिस्टेंस यहाँ पे चला आ रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है, इसके पास जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी
वो इसके द्वारा किए गए वर्क के बराबर होगी, ठीक है, वर्क के बराबर होगी फिर यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि पहले भी ये 0 थी और अब भी ये क्या है, 0 ही है। बट वर्क अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है कुछ जो कि mgs से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्क किया है फ्रिक्शन फोर्स ने जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से निगेटिव वर्क होगा जो कि हो जाएगा फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, L/2 है, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही फ्रिक्शन फोर्स राइट करना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू हो जाएगा इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भाई निकाल लेते हैं, ये mg है तो ये mg cos थीटा, ना n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी, तो म्यू mg cos थीटा। बात समझ में आ गई ना यहाँ पे, चलिए ठीक है, तो समझ में आ गई है तो यहाँ लिखा जा सकता है mgh इज इक्वल टू f फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ इक्वल टू mg cos थीटा इंटू L/2, है ना, L/2 इतना लिख दिया गया। फिर यहाँ से h की वैल्यू क्या है, L sin थीटा। चलो हम यहाँ पे इसको हटा करके लिख भी देते हैं, तो mg L sin थीटा ना, तो L से L कैंसिल हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया, इसको इधर कर देते हैं, तो tan थीटा विल बी इज इक्वल टू कितना आ गया, μ/2, यानी 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 2 tan थीटा। समझ में आ गया ना यहाँ से, तो म्यू कोफिशिएंट की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अबव इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाई अ लाइट वायर ऑफ लेंथ 1.0 मीटर, द एंगल मेड बाय द वायर विद द वर्टिकल, राइट। तो देखिए जो एक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट है ना, उसका टेंजेंट जो होता है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है v²/r। तो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, v जो है बोल रहा है कि स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मतलब 100 हो गया, r की वैल्यू 10 है और g की वैल्यू हम कुछ रख देते हैं भाई, 10 ही रख देते हैं, तो आ गया 1। tan थीटा, tan 1 की वैल्यू जो होती है दिस इज इक्वल टू π/4, राइट। किसकी, tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी दिस विल इज इक्वल टू π/4 ना, मतलब ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A person holding a rifle, mass of person and rifle together is 100 किलोग्राम, राइट, इतना है यहाँ पे। Stands on a smooth surface and fires 10 shot horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass of 10 gram with a muzzle velocity 800 meter per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person are, ठीक है। तो पर्सन है, बुलेट राइफ़ल और बुलेट दोनों, बुलेट जो होगी राइफ़ल के अंदर ही होगी। ये पूरा जो इनिशियली में सिस्टम है वो रेस्ट में है, राइट। रेस्ट में मतलब कि है कि वो खड़ा हुआ है उस पर वहाँ पे, तो और फिर फायर कर देता है 5 सेकंड में 10 बुलेट फायर कर देता है, तो उसकी एक मजल वेलोसिटी बुलेट वगैरह की गिवन है और उसकी जो है रिकॉयल वेलोसिटी हमें पता करनी इन रियल, राइट, किसकी, पर्सन और राइफ़ल की, ठीक। तो रिकॉयलिंग के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यूज़ करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो कि 0 होगा क्योंकि रेस्ट में है, विल बी इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, राइट। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम पहले तो हम देख लेते हैं किसका, बुलेट का देख लेते हैं। तो जो बुलेट इससे फायर हो रही है, कितनी बुलेट फायर हो रही है, 10 बुलेट फायर हो रही है। अगर एक बुलेट का मास 10 ग्राम है तो 10 बुलेट का मास, मान लो ये जो ये मास है वो कितना है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ किलोग्राम, राइट, ये इतना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कितनी जा रही हैं, 10 जा रही हैं, तो फिर मतलब टोटल जो मास हो गया 10 × 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी है इसकी, 800 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये हो गया बुलेट का लीनियर मोमेंटम प्लस 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 जो लीनियर मोमेंटम होगा किसका, ये आदमी का होगा। तो आदमी का अब जो मास जो बचा रह गया पूरे सिस्टम का, मान लीजिए टोटल मास कितना था, पहले 100 था, अब इसमें से 10 × 10⁻³ किलोग्राम, 10 × 10⁻³ किलोग्राम, इतना तो हट गया ना, क्योंकि ये जब बुलेट निकल गई तो इतना मास कम हो गया उसमें से।
और मान लो कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा v से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू निकल आएगी। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया v इज़ इक्वल टू ये 10 गुणे 10 गुणे इतना, मतलब कि 0.1 हो गया इंटू 800, है ना। 0.1 इंटू 800 मतलब 80 हो गया। फिर ये ओवरऑल कितना आ गया, फिर ये 80 हो गया। फिर ये चीज़ है ना 80 माइनस में डिवाइडेड बाई ये 100 है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कितने को करना हमें यहाँ पे 100 में से हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.01 को। 100 में से 0.01 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 99.9, राइट। 99.9 मिल जाएगा फिर यहाँ पे। तो इसी को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो वी कैन राइट इन दिस वे कि ये हो गया हमारा 800 डिवाइडेड बाई 999। तो ओवरऑल ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा, 0.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इतना मिल जाएगा फिर। तो वेलोसिटी तो जो हो गई -0.8 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक, -0.8 मीटर पर सेकंड हो गई। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं, लगभग में इतना ही मिल जाएगा ना, इसको 1000 ही समझ सकते हो आप फिर। तो 0.8 लगभग मिल जाएगा हमें यहाँ से। और एवरेज जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो एवरेज फोर्स भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज फोर्स जो होगा दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट। लीनियर मोमेंटम में जो बदलाव आया हुआ है उसके चेंज से हम देख सकते हैं कितना बदलाव हो गया है फिर लीनियर मोमेंटम में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो लीनियर मोमेंटम में बदलाव हमारा आया हुआ है वो ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट इट एज, देखो कितनी बुलेट हैं, 10 है। एक बुलेट का मास कितना है, 10 × 10⁻³ है। कितनी स्पीड से जा रहा है, 800। ठीक है, तो यही क्या है लगभग, जिसमें जो है मोमेंटम में बदलाव है। और डिवाइडेड बाई इसमें कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट इट एज 16 न्यूटन। कितना मिल जाएगा हमें, इतना, इसमें 16 न्यूटन मिल जाएगा, है ना। 16 कैसे मिलेगा, 5 ये 16 हो गया, 16 मतलब 160, ये 3 जीरो मिल करके इसको खा लेंगे और बच जाएगा 16 न्यूटन। ठीक, तो ये चीज़ इसका आंसर हो जाएगा। पहला तो ये -8 और दूसरा 16 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था दूसरा, ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। कितनी हाइट ड्रॉप किया था, h। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p। तो कितना मोमेंटम होगा निकाल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ p कितना होगा। देखो अगर वो यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है और ये ग्राउंड पे आ रहा है, यहाँ u 0 है, तो हम मोशन का थर्ड इक्वेशन लगा करके यहाँ पता कर सकते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी होगी दिस विल बी √2gh। तो मोमेंटम यहाँ पे जो हो जाएगा, है ना, पहली कंडीशन में जो मोमेंटम p बनेगा दिस विल बी इज इक्वल टू m × √2gh हो जाएगा, अगर h हाइट से। अब बोल रहा है कि इफ़ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100% मोर देन 100, मतलब डबल हाइट हो जाएगा फिर। तो अगर डबल हाइट से गिराया जा रहा है तो मोमेंटम मान लो p' हो जा रहा है, मास तो वही है लेकिन जो वेलोसिटी हो जाएगी 2g, और ये फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2h हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को आप, मतलब कि ये हो जाएगा 2m²√gh। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा ना लिख करके हम p' राइट कर सकते हैं, p' इज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ p, राइट। तो अब ये देखना है कि कितने % का मोमेंटम चेंज होगा ऐसी दशा में। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब कि आपका मोमेंटम माइनस पहली कंडीशन का मोमेंटम डिवाइडेड बाई पहली कंडीशन का मोमेंटम इंटू 100, तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा फिर यहाँ से। तो p' माइनस p देखेंगे तो √2 आ जाएगा, √2 × 100। √2 की जो वैल्यू है, सॉरी √2 - 1 कितना हो जाएगा, √2 - 1 × 100 हो जाएगा, है ना। p से p कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1.41 और इसकी वैल्यू -1 है, 1.41 - 1 × 100, तो ओवरऑल 41%, कितना हो जाएगा, 41%। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम नेगोशिएट्स अ बैंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर। ये आर है और ये मास है।
ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड, राइट। इफ़ द बैंकिंग एंगल इज़ 45 डिग्री, फ्रिक्शनलेस कंडीशन में जब कभी भी बात होती है तो बैंकिंग एंगल का टेंजेंट यानी कि tan 45 हमेशा स्पीड जो मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर कितना होता है आर जी, राइट। जहाँ पे आर क्या है, इसका रेडियस है और बाकी जो जी है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो द स्पीड पता करना है तो v स्क्वायर कैन बी रिटेन एज आर जी tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आर की वैल्यू इसमें बोला हुआ है कि रेडियस कितना हमारा यहाँ पे 90 है ना, 90 है, इंटू जी की वैल्यू 10 रख देता हूँ इंटू 1, तो v स्क्वायर जो हो गया 900, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था, बस हमें केवल ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ कार ऑफ मास m इज़ मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर पैक ऑफ रेडियस r, mu s represent the static friction between the road and tires of the car, the maximum speed the car in circular motion। देखो कोई भी बॉडी है अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो किससे कैलकुलेट किया जाता है, यम वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर मैक्सिमम स्पीड की हम बात करें, मान लेते हैं वी एम है मैक्सिमम स्पीड है, या वी एम ए एक्स, चलो यम मैक्सिमम ही मान लेते हैं। ये जो होगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कहाँ से मिलेगा हमें, फ्रिक्शन फोर्स से मिलेगा। और फ्रिक्शन फोर्स भी जब ये मैक्सिमम तब होगा जब फ्रिक्शन फोर्स अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमें प्राप्त है, पता है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कार है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यम जी, अगर कार का मास कितना है यम है, ठीक है। तो यहाँ से हम चाहें तो वी एम स्क्वायर पता कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम की बात है यहाँ पे, है ना। अदरवाइज इससे कम ही स्पीड होनी चाहिए, अदरवाइज जो कार है वो स्किड कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, और वो एक्सीडेंट हो जाएगा फिर। तो ये चीज़ हम यहाँ एम से एम को कैंसिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं म्यू एस इंटू रेडियस, स्मॉल लेटर आर नहीं बल्कि कैपिटल लेटर आर है यहाँ पे, तो हम कैपिटल लेटर आर ही पुट करेंगे यहाँ पे, इंटू जी हो जाएगा। तो वी एम की जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी स्क्वायर रूट म्यू एस इंटू आर जी या जी आर, जो भी है ना, जैसे भी लिखा हुआ है। तो इतना है। कोई ऑप्शन है ऐसा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये वाला है ना, ये वाला ऑप्शन। तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, अ पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 किलोग्राम एंड प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, राइट। द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है विद एन एक्सेलरेशन 1.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज। चलिए इसको समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं प्रश्न को कैसे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक लिफ्ट है, मान लो इस लिफ्ट में कोई आदमी है, राइट। तो ओवरऑल जो ये 3 पैर होगा नहीं, उसका 2 ही पैर होंगे ना, तो 2 पैर मैंने बना दिए आदमी के। यहाँ पे कंट्रोल पैनल, यहाँ बटन होगी, वो दबा दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ए मतलब कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब ये एक स्ट्रिंग लगी होगी इसमें एक टेंशन जनरेट होगा। अब वो टेंशन जनरेट अगर ये लिफ्ट ए की तरफ जा रही है तो एक स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। पहले अगर मान लो रुकी हुई है तो एम जी तो लग ही रहा है, एम जी जहाँ पे टोटल मास है। अगर टोटल मास की हम लोग बात करें तो 940 लिफ्ट का 60 इसका, यानी कि 1000 किलोग्राम जो है टोटल मास हो गया जो डाउनवर्ड लग रहा है, जो फोर्स इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाने लगी तो यम इंटू ए के बराबर स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड लगने लगा है फिर, यानी कि एक फीलिंग फोर्स जो लग रहा है इतना लग रहा है। तो ओवरऑल जो टेंशन बन गया वो कितना बन गया, यम ए प्लस यम जी स्ट्रिंग में, राइट। तो यम ए प्लस यम जी, यम एम कॉमन हो जाएगा, यानी कि यम इंटू ए प्लस जी, ए 1 है और जी 10 है 11, यानी कि ये हो गया 1000 इंटू 11, तो ये 11,000 न्यूटन का क्या लग रहा है, इसमें टेंशन लगने लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 25 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट हमारा ये है, अ बॉडी ऑफ मास यम हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल। चलो ये रिजिड वॉल है, मतलब ये एक बॉल है, ऐसे गया इस पर हिट किया, फिर वापस आ गया फिर यहाँ पे। द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो अगर ये मान लो बॉडी का मास यम है, वी वेलोसिटी जा रहा है, तो जाने में भी यही मोमेंटम, आने का इस डायरेक्शन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mv ना। तो 2mv क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। है कोई ऑप्शन? यस, ये ऑप्शन है फिर यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू, मान लो पी नहीं क्या है, म्यू है, इज इक्वल टू 0.5, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रिलेटिव मोशन की यहाँ बात हो रही है। तो रिलेटिवली अगर बॉल मूव कर रही है तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, राइट। तो हमें डिस्टेंस पता करना है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जी की वैल्यू भी गिवन है फिर यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये बेल्ट मान लो ये ब्लॉक ही है, तो ब्लॉक अगर मान लो इधर की तरफ रिलेटिवली मूव कर रहा है तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा जो इसमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लाएगा, राइट। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी एक्सेलरेशन लेके आ रहा है, फिर वहाँ पे वी कैन कैलकुलेटेड वेरी इजीली ना, बहुत आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर तो पहले फ्रिक्शन फोर्स हम लोग देख लेते हैं कितना है। तो फ्रिक्शन फोर्स एफ दिस कैन बी रिटेन एज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, अगर इसका मास यम है तो यम जी और नॉर्मल रिएक्शन एन जो कि एम जी के ही बराबर होगा यहाँ से, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी हो जाएगा फिर, राइट। तो अगर हम यहाँ से इसको निकालें तो ये एफ बाई एम हो जाएगा, तो ओवरऑल दिस कैन बी रिटन एज म्यू जी ना, म्यू जी लिखा जा सकता है। म्यू की वैल्यू जो है 0.5 और जी की वैल्यू 10 है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन 5 है तो मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो रिलेटिवली इनिशियली ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा ना, रिलेटिव मोशन है, बॉक्स जो है इनिशियली इतने से मूव कर रहा है और फाइनल रेस्ट में आ जाना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट क्योंकि रिलेटिव मोशन का वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज -5 और ये s हो जाएगा फिर। तो ओवरऑल 10s इज इक्वल टू 4, तो जो s की वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू 0.4, कितना आ गया 0.4 मीटर, है ना। कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टैक्ट विद कार्ट C एज सोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू, राइट। ये जो है यहाँ पे, तो द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइज, राइट। क्या है देखिए, पहले इसके हम लगने वाले फोर्सेस बना लेते हैं। एक तो ये फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, जो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, राइट। अगर ये मूव कर रहा है तो इस पे जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे ब्लॉक पे ऐसे बोल सकते हैं, ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा, ये इस ब्लॉक के मास और इसमें जो आया एक्सेलरेशन उसके इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा यम इंटू अल्फ़ा, राइट। यम इंटू अल्फ़ा इस पर ये लगेगा, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम और ये एक एम जी तो लग ही रहा है डाउनवर्ड। तो सेटिस्फैक्ट्री होने के लिए जो एम जी है वो एफ़ के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये रेस्ट में रुका रहे यहाँ पे। अब एफ़ क्या होगा, एफ़ हम लिख सकते हैं, एफ़ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू यम अल्फ़ा है, तो म्यू एम अल्फ़ा हो जाएगा। तो एम जी कैन बी रिटन एज म्यू एम अल्फ़ा, राइट। तो m से m कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू है दिस कैन बी रिटन एज g बाई म्यू, है ना, g बाई म्यू। इसके बराबर हो या तो फिर इससे ज़्यादा ही हो, इससे कम नहीं होना चाहिए अल्फ़ा। अगर इससे कम हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा फिर। तो मतलब सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि अल्फ़ा मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू g डिवाइडेड बाई म्यू, राइट। g डिवाइडेड बाई म्यू से बड़ा हो, ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द मास ऑफ अ लिफ्ट इज़ 2000 किलोग्राम व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज़ 28,000 न्यूटन, देन इट्स एक्सेलरेशन, राइट। तो लिफ्ट जो है मान लीजिए ये है इस प्रकार से लिफ्ट, इसमें टेंशन T है और इसमें जो है 2000, मान लो जी की वैल्यू 10 है ना, तो ये 20,000 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। टेंशन इसमें कितना लग रहा है, 28,000 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। ये लिफ्ट है, इतना है। अब मान लेते हैं कि लिफ्ट में जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड ही होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। वो कितना है, एक्सेलरेशन इसमें ए आया हुआ है, तो इस वजह से 2000 ए का फोर्स इस तरीके से लग रहा है। तो ये एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2000 ए दिस विल बी टी माइनस, मतलब वही 28 माइनस ये वाला घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा फिर ओवरऑल 8000 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई फिर यहाँ से
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने अपवर्ड बनाया ही कॉन्सेप्ट से, तो ये चीज़ हमारा सही हो जाएगा। मतलब क्या है, ये पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा फिर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू दिस एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी। इस बॉडी का मास कितना होना चाहिए, ये हमें पता करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ए गिवन है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में, इसका स्केलर फॉर्म में राइट करते हैं। तो F कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, राइट। तो 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 स्क्वायर जो हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, और ये 100 हो गया। तो ओवरऑल दिस विल बी 10√2, मतलब 200 होगा ना सॉल्व करने के बाद। ये कितना होगा 200। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10√2 हो जाएगा। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ हमें मास पता करना है। तो मास विल बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 1 है तो मास भी कितना हो जाएगा 10√2 किलोग्राम, राइट, 10√2 किलोग्राम। तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट राइडर्स एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ अ हिल हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर। द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ हिल इज। देखिए, तो जब मान लो सर्कुलर पाथ वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है, जब वो टॉप पोजीशन पे है, तो यहाँ उस पर जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, विच विल बी इज इक्वल टू mv²/r, राइट। ये होगा जो रेडियस उसका r है वो गिवन है 20, ठीक है, r इज इक्वल टू 20 है। और नीचे उस पर एक फोर्स वर्क करेगा mg, राइट। तो इन दिस सिचुएशन अगर मान लो वेटलेसनेस आ रहा है तो नेट फोर्स इस पर लगने वाला कितना होगा, 0 होगा यहाँ पे। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो मतलब कि mv²/r इज इक्वल टू mg हो जाना चाहिए। दोनों फोर्स बराबर है और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इतना। तो जो v² की वैल्यू है वो rg हो गई, या v इज इक्वल टू √rg हो गई। तो है ना, यही क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। मतलब कि मिनिमम वेलोसिटी इतनी यहाँ पे चाहिए ही एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन दूसरा है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू m की वैल्यू जो है वो कितना है बोल रहा है, चलो m तो सॉरी r की वैल्यू बोल रहा है कि 20 मीटर है। कितना है 20, और g की वैल्यू कितनी है 10 है। चलो 10 रख दिया हमने यहाँ पे, तो 200 आ गया। मतलब कि ये हो गया 10√2, √2 की वैल्यू 1.414 होता है। मतलब कि ये 14.1 मीटर पर सेकंड है। तो 14.1 मीटर पर सेकंड किस रेंज में आएगा, इसमें आएगा ना 14 और 15 के बीच में आ जाएगा। तो ये इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद और भी इसमें कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। टोटल मतलब अभी हमारे पास 16 क्वेश्चन और हैं जो हमें सॉल्व करने होंगे। तो मैं जो है क्या करूँगा, बचे हुए 16 क्वेश्चन के लिए एक दूसरे वीडियो बनाऊँगा। टाइम के शॉर्टेज की वजह से आज बस वीडियो यहीं तक हम रोकते हैं। इतने क्वेश्चनों को आप खुद से भी रिवाइज़ करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।